नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खास खबर। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। हरियाणा में चुनाव में अब लगभग 1 महीने का समय रह गया है और ऐसे में सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर ली है। सभी पार्टी अपने मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतर चुकी है, तो वहीं आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार जारी है। जहां एक तरफ बीजेपी ने अपने सभी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है, तो वहीं प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं की है। जहां एक तरफ बीजेपी के सभी 10 प्रत्याशी मैदान में जनता के बीच जाकर प्रचार में जुटे हुए हैं, तो वहीं कांग्रेस मैदान से गायब नजर आ रही है। बहरहाल बात करें दूसरे राजनीतिक दलों की, तो जेजेपी ने अपने 5 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है, तो वहीं इनेलो अभी वेटिंग में है। चुनावी दलों के बीच चल रही इन सभी मुद्दों को जनता पर इनका क्या असर पड़ता है, आज यह जानेंगे जनता से, क्योंकि जनता जनार्दन किंग मेकर है और किस पार्टी के मुद्दों को जनता ने चुनाव में सीरियस लिया है, इसे भी जानने के लिए आज हम जनता के बीच पहुंचेंगे। आज हमारे संवाददाता मैदान में उतर चुके हैं, जहां वो जनता से बात करेंगे और जानेंगे कि जनता का क्या कुछ मूड है 2024 के चुनाव को लेकर। हरियाणा की 10 लोकसभा की सीटें बहुत बड़े मार्जिन से हरियाणा प्रदेश के लोग नरेंद्र मोदी जी के पास भेज करके कमल के फूल पर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम हरियाणा के लोग करेंगे। मुझे खुशी है। अपना घर है, अपना परिवार है, परिवार के लोगों के बीच में आया हूं और उन्होंने आज ये संकल्प लिया है कि यहाँ से बंतो कटारिया जी बहुत बड़े मैंडेट के साथ जीत करके नरेंद्र मोदी जी के पास कमल का फूल लेकर के जाएंगी और उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री। गरीबी हटा देंगे, आप क्या कहना चाहिए? राहुल गांधी साहब को अपनी दादी से सीख लेनी चाहिए। उनकी दादी ने 1970 में कहा था, उन्होंने शायद ये कहा था कि हम गरीबी हटाएंगे। ये नारा 1970 के अंदर एक कांग्रेस की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था और आज तक गरीबी नहीं हटी। गरीबों के लिए कोई योजना भी नहीं बनी। गरीबों को लॉलीपॉप देने का काम 55 साल 60 साल तक कांग्रेस करती रही। दो 2024 के चुनाव को लेकर अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है। इसी बीच सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। अभी आप हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी को सुन रहे थे, जिन्होंने अपने सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवाई, तो वहीं कांग्रेस पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा है। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी लगातार प्रदेश में जनसंबोधन कर रहे हैं और जनता के बीच जाकर वोट की अपील कर रहे हैं। 25 मई को आपको बता दें कि छोटे चरण में हरियाणा में वोट होने हैं। करनाल के लिए उपचुनाव भी होंगे और अब 1 महीने का समय रह गया है। तो वहीं बीजेपी ने अपने सभी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। साथ ही आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस के तहत कुरुक्षेत्र से अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। बात करें जेजेपी, तो जेजेपी ने भी 5 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। हालांकि इनेलो अभी पीछे है। इनेलो ने अभी तक अपने सभी सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं की है। तो वहीं सभी पार्टियां जो है अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। बीएसपी ने भी 5 सीटों के नामों की घोषणा हरियाणा में अभी तक कर दी है। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड पर पहुंच चुके हैं, जनता के बीच पहुंच चुके हैं और आज जानेंगे उनके थ्रू कि जनता का क्या मूड है 2024 को चुनाव को लेकर। सबसे पहले प्रवीण, आपके पास मैं आऊंगी। पलवल से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, प्रवीण आहूजा। जनता को अगर बात करें तो जनता कितना सीरियस ले रही है चुनाव को और किस पार्टी को कितना सीरियस ले रही है इस बार?
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इस समय चुनावों का दौर है। लगातार जो उम्मीदवार है वो पूरी तरह से अपने मैदानों में उतरे हुए हैं। हालांकि कुछ पार्टियों का अभी तक संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट अभी तक जारी नहीं हो पाई है, जिसको लेकर तमाम जो कार्यकर्ता है उनमें कहीं ना कहीं बेचैनी और मायूसी देखी जा रही है। वहीं इसको लेकर एक चीज और बता देते हैं कि लगातार मौसम में परिवर्तन देखा जा रहा है। हीट वेव की जो मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि उत्तर भारत में भी आने वाले समय में लगातार हीट वेव होगी और लू चलेगी 10 से 20 दिन तक, क्योंकि लगातार अभी तक एक ही चरण का चुनाव हुआ है। अभी 6 चरण के चुनाव बाकी है। 4 जून को रिजल्ट भी बाकी है। जून की गर्मी जो है वो भी बहुत तपा देने वाली गर्मी होती है। तो इसको लेकर तमाम अभी से ही जो तमाम जितने मतदाता है उनमें काफी चिंता सताने लगे कि जिस दिन मतदान होगा तो उस दिन किस तरह से मतदान करने जाएंगे। इतनी भयंकर गर्मी हो रही है तो किस तरह से वो अपने मतदान का उपयोग कर पाएंगे। तो इस चीज को लेकर कुछ मेरे साथ, मैं भी इसमें पलवल के जवाहर नगर कैंप के एक बाजार में इधर तमाम जो दुकानदार हैं वो मेरे साथ खड़े हैं। वो भी बातचीत करना चाह रहे हैं कि उनसे भी जानकारी ले लेते हैं कि जो लगातार जब चुनावों की प्रक्रिया चल रही है, तमाम उम्मीदवार अपने अपनी बातों को लेकर, लोगों को लुभावने के वादे लेकर अपनी ओर आकर्षित करने के लिए लोग जुट चुके हैं। तो उसको लेकर तमाम इन लोगों का क्या कहना है। मेरे साथ कुछ दुकानदार हैं, उनसे बातचीत कर लेता हूँ। क्या नाम है जी आपका? राजेश कुमार। राजेश जी, क्या काम करते हैं आप? चुनावों को लेकर बात करते हैं। इसमें राजनीति माहौल है, चारों तरफ यही चर्चा चल रही है। उम्मीदवार मैदानों में आ चुका, तो क्या चाहते हैं कि क्या चाहते हैं कि किस तरह से कोई पार्टी आए जो देश का विकास करते हैं? क्या उम्मीद करते हैं आप? पार्टी ऐसी आए जो आम पब्लिक का सहूलियत करे, अच्छाई हो, सबसे गरीब आदमी खुश रहे, खुशहाली है सारे साथ। बस जो लगातार गर्मी बढ़ रही है इसको लेकर मौसम विभाग ने भी चेताया है कि मतदान भी नजदीक आ रहे हैं। अभी 6 चुनाव भी बाकी है। तो क्या लगता है कि मतदान का लगातार जो प्रतिशत घट रहा है वो भी चिंता का विषय है? हाँ, ये आम पब्लिक को आगे आना चाहिए और मतदान जरूरी है, सबके लिए जरूरी है मतदान। और टाइम से आए और टाइम से मतदान करें और मतदान 100% होना चाहिए। मतलब तो सभी को मतदान करना है। इनसे पूछिए कि इनके कौन से वो बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर इस बार वो चुनाव में वोट डालने जाएंगे। जी, ऐसे कौन से मुद्दे आपने क्या सोचा है जो जिस दिन आप मतदान करने जाएंगे? हरियाणा में भी चुनाव आ रहे हैं, 10 सीटें हैं, 10 उम्मीदवार हैं, तो तमाम पार्टियों के उम्मीदवार मैदान में उतरने वाले हैं। तो उसको लेकर आपकी क्या सोच होगी? किस कैंडिडेट के प्रति आपको ज्यादा झुकाव रहेगा? ये क्या सोच के जाएंगे, क्या होना चाहिए? एक तो राजधर्म सबसे अच्छा, पहले राष्ट्र, उसके बाद पब्लिक सुखी है, राष्ट्र उज्ज्वल है। उज्ज्वल भविष्य के लिए राष्ट्र भी जरूरी है। नहीं, जब आप मतदान करने जाएंगे आपका कुछ तो मन में सोचा होगा कि कैसे पार्टी का आप समर्थन करेंगे? सिर्फ राष्ट्र धर्म होगा सबसे अच्छा। सबसे पहले तो राष्ट्र के लिए, उसके लिए मतदाता जो अच्छा हो, जो पब्लिक के लिए काम करे, आम नागरिक के लिए अच्छा व्यवहार करे। उनको पूछिए। एक और भी साथी है फरीदाबाद से बीजेपी जो है, बीजेपी के प्रत्याशी रहे हैं जो कृष्णपाल गुर्जर, उनके कार्य से क्या वो खुश हैं? मेरे साथ एक और दुकानदार साथी हैं, इनसे पूछ लेता हूँ। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है जी राजेंद्र कुमार बनोचा। रेंद्र जी, इस समय हाल फिलहाल में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर हैं, हमारे क्षेत्र के सांसद भी हैं। क्या उनके काम काज से लगातार 10 साल से वो सांसद हैं और समय राज्य मंत्री भी, क्या आप उनके कार्य से संतुष्ट हैं? जी, मैं क्या, ये तो पूरे आप कैंप से पूछिए कि पूरी संतुष्ट है। कैंप क्या पूरे फरीदाबाद से पूछिए कि संतुष्ट है कि नहीं। बाकी आज की डेट में हम क्या सभी लोग जो है मोदी को चाह रहे हैं, ओनली मोदी। बाकी कृष्णपाल गुर्जर हो या कोई भी, उससे किसी का कोई ताल्लुक नहीं है। हम सब लोग जो है मोदी को वोट देने वाले हैं। तो आपका कहना है कि चेहरा मायना नहीं रखता है, देश के जो प्रधानमंत्री है जो पूरे देश में प्रचार कर रहे हैं वो मायना रखता है? मोदी को हम इसलिए लाइक कर रहे हैं क्योंकि मोदी ने काम किए हैं। हमारे विदेश में जाके हमारे हिंदुस्तान का नाम लिया उन्होंने। हमारी कल तक जो लोग हमें सफेरों का देश बोलते थे, आज हमारे को नमस्ते कर रहे हैं वो लोग। हमसे दूर से हाथ मिलाने के लिए इंटरेस्टेड होते, इसलिए हम मोदी को चाहते हैं। अरे, इनका कहना है कि देश के प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व में एक पताका फहराया, यूं कहे कि चले कि पूरे विश्व में हिंदुस्तान को जो नाम कमाया, तो उसकी चीज को लेकर ये उनके साथ जुड़े हुए हैं। ये कहते हैं हम तन मन धन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री मोदी ने वो काम करके दिखाया है जो आज तक किसी सरकार ने नहीं करके दिखाया। तो उसको लेकर ये पूरी तरह से जिसे डेडिकेट है उनके साथ। इनका कहना है कि कैंडिडेट कोई भी हो, चेहरा कोई भी हो, चेहरा मायने नहीं रखता, लेकिन वो कह रहे कि जो भी वोट जाएगा वो सिर्फ मोदी के चेहरे के, मोदी की गारंटी को देखकर वोट जाएगा। जी अनाया, ये सब चेहरा को नहीं, उनके काम को देख के जाएगा। मोदी ने जो काम किया उनके काम की प्रशंसा हो रही है। चेहरा तो कोई भी हो सकता है।
ये ना तो आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन कर रहे हैं कैंडिडेट, वो भी तो काम कर रहे हैं, उनका भी तो नाम का जिक्र होता है, क्योंकि मोदी जी तो कर ही रहे हैं राष्ट्र भर में काम। आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में कृष्णपाल गुर्जर जो हैं, अंततः आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम पलवल में तो वही करेंगे। आपके जो सांसद हैं वो लगातार पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं, काफी विकास भी कर रहे हैं, तो क्या आप अपने सांसद से संतुष्ट नहीं है क्या? क्योंकि आपने कहा कि मोदी जी कह रहा है। मैंने आपको पहले भी बोला, अब दोबारा भी बोल रहा हूँ, हम सिर्फ मोदी के कार्य को देख के, हम कोई सांसद उसकी जगह कोई भी आ जाएगा हम मोदी को वोट देंगे, हमें कोई सांसद से कोई मतलब नहीं है। आज तक पूरे 70 सालों से देश को आजादी मिली, आज तक किसी सांसद ने कोई काम किया है? अगर एक दिन के लिए आपको सांसद बना दिया जाए जैसे अनिल कपूर को बनाया था, शायद फिर तो हम कुछ सोच सकते हैं। बाकी मुझे उम्मीद नहीं है कि यहाँ पे सांसद कोई काम करेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से आए। अच्छा, तो आपका कहना है कि सांसद जो काम कर रहे हैं वो अपनी जगह काम कर रहे हैं, लेकिन देश और राष्ट्र हित की बात करते हैं तो वो चेहरा है तो सबसे बड़ा वो मोदी है, उसको देखकर आप चलेंगे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। चलिए ठीक तो इनका कहना है कि देश आप जो बने रहिए। प्रवीण, आपके पास में फिर से लौटूंगी, आप बने रहिए उन सभी के साथ। ओपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओपी, आपके पास में आऊंगी। जैसे कि अभी हमने लोगों से बात की तो लोगों का एक ही बात कहना है, मोदी मैजिक चलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर चाहे कैंडिडेट कोई भी हो, कैंडिडेट की जानकारी हो नहीं हो, वो बटन जो है बीजेपी का दबाएंगे। तो क्या ये लहर सच में जनता के बीच चल चुकी है? देखिए अनाया, अगर हम लहर की बात करें तो अगर लहर चलती तो शायद भारतीय जनता पार्टी को जो बाकी पार्टियों से बड़े बड़े नेता जो इम्पोर्ट करने की शायद जरूरत नहीं पड़ती। कहीं ना कहीं बीजेपी भी जो है वो हालातों को जानती है। हाँ, ये जरूर है कि बीजेपी कहीं ना कहीं पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती हुई जो दिखाई दे रही है, लेकिन जिस तरीके के 400 पार का दावा करता है, अभी शायद थोड़ी सी हकीकत से हमें रूबरू होना पड़ेगा। देश के 5 से 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो है 100% सीटें जीती थी। राजस्थान, मध्य प्रदेश की बात करें, अगर यूपी की बात करें 70 के आसपास सीटें जीती। तो इस बार इन सीटों को रिटेन करना भी भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने आप में जो है एक बड़ा मसला जो है वो बना हुआ। तो कहीं ना कहीं अगर हम आप देखें तो अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष अगर राहुल गांधी की बात करें तो कहीं ना कहीं विकास के नारों के ऊपर जो है वो सवाल उठा रहे हैं जो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो वो कहीं ना कहीं राम मंदिर से धारा 370 ट्रिपल तलाक और जैसे जो मसले हैं उन्हीं को जो वो चंद्रयान 2 जैसी अपनी बड़ी उपलब्धियां दिलवा के जो है वो जा रही है। बहरहाल अब देखना होगा कि लहर है या नहीं, क्योंकि अगर लहर होती तो शायद भारतीय जनता पार्टी को दूसरे पार्टियों के कार्यकर्ताओं को, बड़े नेताओं को इम्पोर्ट जो नहीं करना पड़ता। केजरीवाल जो है वो जेल में गए, वो भी कहीं ना कहीं एक तरह से आम आदमी पार्टी को कमजोर करने का एक तरीका भी माना जा सकता है। तो उस लहजे से अगर हम बात करें तो ठीक है, मोदी मैजिक है, लेकिन शायद 2019 के मुकाबले इस बार मोदी मैजिक जो है थोड़ा सा कम है। क्या लगता है ओपी कि ऐसे कौन से मुद्दे रहने वाले हैं जिनकी वजह से बीजेपी और एनडीए की अगर बात करें तो उनको अपने वोटों का जो है खामियाजा इस बार देखने को मिलेगा? देखिए नया, अगर हम मुद्दों की बात करें तो मुद्दे तो बहुत सारे होते हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर विदेशों में भारत की छवि बढ़ी है, विदेश नीति बहुत अच्छी रही है। इजराइल और हमास का जो युद्ध हुआ उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी उसे बहुत अच्छा किया। जो तेल के ऊपर अमेरिका ने कुछ कंपनियों के ऊपर प्रतिबंध लगाए, ईरान के ऊपर, इसके बावजूद भी भारत ने जो तेल लेकर अपनी जनता को सस्ते में जो वो तेल दिया। तो वो है एक मतलब बड़ा इश्यू कहीं ना कहीं बनता है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे दुनिया के अंदर जिस वक्त जो है रेट बढ़ रहे थे उस वक्त हरियाणा देश के अंदर जो है वो रेट जो है वो कहीं ना कहीं स्थिर थे। तो उस लहजे से अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं कुछ है, विकास की पॉलिसियां हैं हरियाणा की। अगर हम बात करें तो हरियाणा में 14 फसलों के ऊपर एमएसपी मिल रहा है। और अब अगर उपलब्धियां और दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं अब जो है वो फैसला होना है कि किसका घोषणा पत्र ज्यादा अच्छा रहा है और कौन अपने घोषणा पत्र को धरातल पर जो है लेके चली जाएगी। क्योंकि अभी सिर्फ और एक ही जो है वो एक ही चरण का चुनाव हुआ, अभी भी 6 चरण बाकी हैं। तो देख रहे हैं कि अभी बहुत उतार चढ़ाव जो है वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेंगे। तो हरियाणा की अगर आप बात कर रहे हैं ओपी, तो हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीतने का दावा तो कर रही है बीजेपी और कह रही है कि इस बार भारी बहुमत से बीजेपी जैसे पिछली बार जीती थी हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीतेंगी।
तो वहीं अगर दूसरी पार्टियों की बात करें, इस बार जेजेपी जो है वो भी अपनी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी है। इस बार कांग्रेस ने भी पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी के साथ अपना सरकार जो है उसका बनाने का घोषणा किया है। तो ये सब जो मुद्दे हैं, ये सब जो सभी पार्टियों के बीच, सभी दलों के बीच खींचतान चल रही है, तो इससे जनता के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है? क्या बीजेपी 10 की 10 सीटें इस बार जीतती हुई नजर आ रही है हरियाणा में? देखिए अनाया, अगर हम हरियाणा की बात करें तो पिछली बार 2019 में 10 की 10 सीटें बीजेपी ने जरूर हासिल की थी, लेकिन इस बार रिटेन करना उनके लिए इतिहास दोहराना थोड़ा सा मुश्किल जो होता जा रहा है। क्योंकि रोहतक की बात करें, सोनीपत की बात करें और हिसार की बात करें, सिरसा की बात करें, तो ये कुछ ऐसी सीटें हैं जिनके ऊपर जो है एक तरह से कुछ दिक्कतें जो है वो सामने आ सकती हैं। तो हमें अभी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो कांग्रेस के पत्ते ही नहीं खुले हैं। कांग्रेस ने कोई सीटें ही डिक्लेयर नहीं की है। पिछली बार 2019 में हरियाणा के जो बड़े नेता, 2 बार के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, वो उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा, इन सभी को जो करारी शिकस्त मिली थी। तो लेकिन इस बार थोड़े से बदले हालात हैं हरियाणा की। देश की तरह हरियाणा में भी 10 साल से 2 प्लान से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो एक एंटी इनकम्बेंसी जो आमतौर पर हर सरकार में होती है, तो बीजेपी के खिलाफ जो 10 साल में कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही है। और इस बार के चुनाव से पहले जो है वो 3 कृषि कानूनों का आंदोलन भी जो वो कहीं ना कहीं हो चुका है। अभी भी जो है वो पंजाब में शंभू बॉर्डर के ऊपर किसानों का धरना भी चल रहा है। तो देखो, किसानों को लेकर क्या कुछ कहा, क्या मंशा है, क्या कहा है, तो बात की बातें हैं। और अभी हमें इंतजार करना होगा कि हरियाणा का भी चुनाव थोड़ा सा काफी दूर है और 30 मई के आसपास कहीं चुनाव होना, तो तब तक शायद बहुत कुछ सिनेरियो बदलेगा। अभी अगर हम प्रचार की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ही अकेली जो है प्रचार में कहीं ना कहीं जो है वो जुटी हुई है। बाकी पार्टी भी जो है प्रत्याशी अभी नहीं आए हैं और मुख्य कांग्रेस उसके प्रत्याशी नहीं आए हैं। आम आदमी पार्टी 1 सीट पे चली है, वही इनेलो ने भी 3 सीटें डिक्लेयर की हैं और 5 सीटें जो जेजेपी ने डिक्लेयर कर दी। तो इनका चुनाव धीरे धीरे चल रहा है। नई क्षेत्रीय पार्टी है, रिसोर्सेज में मजबूत नहीं होती। तो बीजेपी का जो चुनाव प्रचार है वो थोड़ा सा वाकई में तेजी से दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस दिन कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान में आएंगे और जब वो अपनी अपनी बातें को सामने रखेंगे, उसके बाद ही शायद कुछ कहा जा सकता है कि किस पार्टी में कितना दम है और कौन सी लहर है, कौन से मुद्दे हैं। तो अभी हमें इनका थोड़ा सा जो इंतजार करना होगा कि ठीक है। भारतीय जनता पार्टी, इस बार क्या लगता है कि किसानों की तरफ से बीजेपी को ये जो खामियाजा है भुगतना पड़ सकता है? और हम ये भी देख रहे हैं कि बीजेपी प्रत्याशी जो है मैदान में अगर जा रहे हैं प्रचार करने, तो उनका विरोध भी किया जा रहा है, खासकर किसानों के द्वारा। देखिए ना, मैं थोड़ा सा एक बात ये कहूंगा कि जो लोग आज भारतीय जनता पार्टी या जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी दल के डायरेक्टली इनडायरेक्टली एसोसिएट है। किसान के नाम पर जो है ये उनका एक तरह से विरोध कर रहे हैं। लेकिन आप देखें, जब विरोध होता है तो कई बार ऐसा होता है कि बाकी कम्युनिटी जो होते हैं वो भी उनके खिलाफ जो मोबिलाइज हो जाते हैं। तो ऐसे में इस विरोध का मुझे किसी तरह से ज्यादा असर दिखाई हुई नहीं दिखता है। हाँ, लेकिन ये किसी किसान के मंशा है, जिस तरीके से कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में किसानों का कर्ज माफ करने का ऐलान किया है और किसी किसान के ऊपर कर्ज है, तो उससे हो सकता है कि कांग्रेस को खतरा हो सकता है। अगर मैनिफेस्टो को कांग्रेस जनता तक पहुंचाने में कामयाब रही तो बीजेपी का जो मिशन 4 है वो शायद पार नहीं होगा। लेकिन अगर वो जितना कहेंगे, जितना वो जनता के बीच में अपने मैनिफेस्टो के लेकर बात करेंगे, उतना ही उनको कहीं ना कहीं जो फायदा होगा। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में करीबन 16,28,000 के आसपास जो है किसान वर्ग है और उन देश की तरह उनके ऊपर भी कर्ज है। एक तरह से अगर साथ ही जो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के हिसाब से जो एमएसपी घोषित करने की बात की है, तो उस लिहाजे से माने तो एक बड़े वर्ग को कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो के जरिए काम देने का जो प्रबंध किया है। देश में करीब 17 करोड़ किसान है, हरियाणा में 16 करोड़ किसान है और परिवार है। तो अगर उनसे हाथ माने तो मान सकते हैं कि 25 से 30% की आबादी को जो है कांग्रेस ने एक ही तीर में साधने का काम किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने तरीके से साधने का काम किया। लेकिन जिस तरीके से मैं अगर ये भी कहूँ फ्री बीज कहें या फिर किसानों की मूलभूत जरूरतों को मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने शामिल किया, वो थोड़ा सा
एक चिंता का विषय हो सकता है, लेकिन पहले चरण के चुनाव में क्या नतीजे सामने आते हैं? क्योंकि जिस तरीके से औसतन 50 से 55 या 60% के आसपास मतदान हुआ है, तो क्या कांग्रेस का मैनिफेस्टो या भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो क्या कहीं पर कोई रंग दिखा पा रहे हैं? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि एक तरह से हाँ, आपके पास लौटूंगी मैं। हमारे साथ प्रवीण बने हुए लगातार पलर से, और आपके आसपास प्रवीण में देख रही हूँ कुछ युवा भी मौजूद हैं। युवाओं को खास तौर पर इस बार साधा गया है सभी पार्टियों के द्वारा। मैनिफेस्टो में खास तौर पर युवाओं का जिक्र किया गया है। फिर कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, तो युवा आपके यहाँ पर मौजूद है, उनसे पूछिए कि किस पार्टी की तरफ वो अपना मत इस बार देने वाले हैं और किस पार्टी के कार्य से प्रभावित हैं। अनाज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस समय चुनावों की अगर बात करते हैं, दो चीज बड़ी प्रमुखता से चर्चाओं में चल रही है। एक तो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का कहना है कि वो न्याय करेंगे, और भाजपा का कहना है कि वो गारंटी दे रही है। तो तमाम इन दोनों चीजों को लेकर जो है, ये तमाम बाजारों में, बाजार के तमाम जितने भी जो दुकानों पर ग्राहक देखे जाते हैं, वहाँ नुक्कड़ सभा देखी जा रही है। तमाम इसी चर्चाओं का दौर है कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, दिन घटते जा रहे हैं, तो तमाम इन चीजों को लेकर चर्चा है। तो मेरे साथ कुछ महिलाएं भी साथ है, कि युवा साथी भी साथ है, वो खुद भी भाजपा के कार्यकर्ता है। एक महिला है, उनसे भी पूछ लेते हैं कि उनका इन चुनावों को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। क्या नाम है जी आपका? कहाँ रहते हैं? पलवल में। इस समय चुनाव चल रहे हैं, चुनाव की बिल्कुल तारीखें नजदीक आ गई है, तो आपका क्या मुख्य ऐसा सोच है, जब वोट करने जाएंगे तो क्या आपकी प्रतिक्रिया होगी? तो कैसा वोट करने जाएंगे आप? अच्छे करने जाएंगे, अच्छे करें, अच्छे सोचेंगे, अच्छे। आपका उद्देश्य क्या? क्या विकास की तरफ जाएंगे, या नेता को देखेंगे, या देश हित में देंगे? क्या सोच सपोर्ट करेंगे? तो उस टाइम में जब पता लगता है ना, जब सामने कोई इंसान जब पता लगता है ना कि क्या करने चाहिए। इनका कहना है कि जब वोट डालने जाएंगे जब भी सोच कर देखा जाएगा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया दे नहीं पा रहे हैं। मेरे साथ युवा साथी है, एक बार उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? मोदी महिला जो आपके साथ मौजूद है, उनसे पूछिए कि बीजेपी जिस तरह से सभी उपलब्धियों को गिनवाती है महिलाओं के लिए, किसी योजना का लाभ वो ली है, उन्होंने लिया है अभी तक? किसी योजना के लाभार्थी बनी है बीजेपी सरकार की? देश के प्रधानमंत्री ने ना महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। उज्ज्वला योजना है, घर घर राशन दिया है, तमाम ऐसी कई योजना है जिसको महिलाओं को काफी आगे भी बढ़ाया और काफी उन्हें सहयोग भी दिए। तो उस सोच को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे उस पर? मोदी जी को ही ज्यादा पसंद करते हैं। कुल मिला के जैसे जो वोट आएंगे, तो आपका कहना है कि जो है देश हित में जो बात करेगा उसी को वोट दिया जाएगा? जो लाभ आपको सरकार की तरफ से दिया है, वो लाभ आपको मिला है? मिल जाएगा, कोई मिला तो नहीं, मिल जाएगा, सब कुछ चाहिए। तो अभी आप लाभार्थी की श्रेणी में नहीं है? नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। तो सरकार की तरफ से जो पेंशन मिलती है आजकल का बंद हो गया। पहले था, बेटे का बन गया, मेरा कट गया। तो बनना चाहिए ना, मेरा हस्बैंड भी नहीं है तो मेरा बनना चाहिए ना। मेरा कट गया, उसका बन गया, उसको तो मेरा नहीं कटना। ठीक है। जैसे युवा है, एक बार युवा है, एक बार इनसे बात कर, बहुत देर से इनकी इच्छा हो रही है। हाँ, समय की पाबंदी है जी। क्या नाम है जी आपका? मोहित गौतम नाम है मेरा। भाजी खुद एक भाजपा के कार्यकर्ते हैं, इस समय क्या स्थिति है? क्या लगता है कि लोग कुछ बता रहे हैं कि सीटें कम आएंगी, जो जैसे कांग्रेस कह रही है कि हम न्याय करेंगे, तो क्या लगता है इनमें कहीं ना कहीं बदलाव नजर आता है? ऐसे है पत्रकार जी, आपको इस बात की पता है अच्छे से, बखूबी आप जानते हो किस प्रकार से हुड्डा शासन में कैसे हरियाणा में कैंप मार्केट के अंदर कैसे कैसे मीडिया के साथ बदतमीजी की जाती थी, चैन से रहती की जाती थी, मार्केट में बड़े बड़े दंगे होते थे, जिस प्रकार से लोगों के यहाँ पास हमले होते थे। आज 2014 के बाद पूरी कैंप मार्केट में जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, इसमें ना तो कोई दंगा हुआ, ना किसी पंजाबी भाई। ये सब तो ठीक है, ये तो कार्यकर्ता है तो वो बातें कहेंगे। प्रवीण, उनसे पूछे कि बतौर कार्यकर्ता किस तरह से जनता के बीच पहुंच रहे हैं और किस तरह से जनता को अपील कर रहे हैं वोट देने के लिए? जीवन लोगों को देने का था। गौतम जी, जो मुद्दे हैं, भाजपा का कहना है कि हम इन मुद्दों पर लोगों से वोट बटोरेंगे। कांग्रेस पार्टी कहते हैं हमारे ये मुद्दे होंगे, तो उन मुद्दों को लेकर इसे जनता भ्रमत में है। जनता कहती है एक तरफ तो कांग्रेस न्याय करने जा रही है और भाजपा कहती है कि हम गारंटी दे रहे। तो क्या तुलना होगी? क्या लगता है कि लोग वोट बैंक आपका बढ़ेगा या रोज से पहले घटेगा? पहली बात तो मुझे आप एक बात बताइए, कांग्रेस क्या न्याय करेगी जिसमें 70 साल में कोई न्याय नहीं किया, अपने भाईवाद परिवारवाद को बढ़ाने का काम किया। किस प्रकार से फरीदाबाद में बीपीटीपी में इनके रिश्तेदारों ने यहाँ पर रोकना चाहूंगी। मोनू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मोनू, आपके पास मैं आऊंगी फरीदाबाद से। संवाददाता मोनू हमारे साथ हैं। अगर फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में किस तरफ इस बार लहर दिखाई दे रही है? शॉर्ट में जल्दी से हमें अपना जवाब दीजिएगा।
मोनू से हमारा कनेक्शन किसी प्रकार नहीं बन पा रहा है। आपका बहुत धन्यवाद। प्रवीण और ओपी हमारे साथ जुड़े थे, ग्राउंड से हमें तमाम अपडेट उन्होंने दी कि जनता का इस बार रुख किस तरफ है। मोदी मैजिक जो है इस बार चलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कुछ खामियाजा बीजेपी को भी हो सकता है। अब ये तो आने वाले समय पर पता चलेगा कि जनता किसे राजा बनाती है और किसे रंग। फिलहाल के लिए आज के इस चर्चा में हमारे साथ बस इतना ही। आपसे लेंगे विदा। नमस्कार।